हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो क्लास 11 के लिए है और इस वीडियो में जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये इस टॉपिक पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से कैसे किस लेवल तक पूछे जाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं आप लोग को कि ये अगर ये आप वीडियो देख लिए हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे कंफ्यूजन आपके हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सो वीडियो पर बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, ठीक है। क्या है? क्वांटम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो हम एग्जांपल से देखते हैं कि क्वांटम संख्या किसे बोलेंगे। जैसे ये क्या है, एक परमाणु की संरचना जो हम खींचेंगे, परमाणु की संरचना का ये क्या है, नाभिक। और परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। और इन्हीं कोशों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निरंतर गति करते रहते हैं या घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि क्वांटम संख्या क्या होती है। तो पहले हम ये बता देते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं या इसी को हम शेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको क्या, और ये जो है इसको क्या बताया गया, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होता क्या है, किसी भी परमाणु के, अब क्वांटम संख्या किसे कहते हैं ये हमें देखना है। तो किसी भी परमाणु का, मान लीजिए कोई परमाणु की संरचना खींची गई है, तो किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो या ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के स्थिति मीन्स वह कहाँ पर है और किस कोष में है और उनका अभिविन्यास क्या है, कोशों की जो ये कोश है, कोशों की जो ऊर्जाएं हैं वो क्या है। तो इन सभी घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। मैंने क्या बताया, किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के स्थिति, ऊर्जा, उप ऊर्जा स्तर, कोशों की ऊर्जा, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो औसत दूरी है, इन सभी को प्रेजेंट करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना टॉपिक समझ में आया? गुड। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि क्वांटम संख्या की बात तो हो गई, अब आते हैं कि क्वांटम संख्या के प्रकार, मीन्स इसके हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो क्वांटम संख्या होते कितने प्रकार के? क्वांटम संख्या होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, या इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपका एजीमूथल एजीमूथल क्वांटम एजीमूथल क्वांटम नंबर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं दिगंशी दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे? दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम बता दें, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल एन से। और जो ये एजीमूथल क्वांटम नंबर्स या इसी को बोलते हैं दिग्वंशी क्वांटम संख्या, इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे? एल से। और जो एजीमूथल क्वांटम संख्या होती है इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, या इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं।
अब चुंबकीय क्वांटम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, लास्ट में आता है आपका चौथा आता है चक्रण क्वांटम संख्या। क्या आता है? चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, और चक्रण क्वांटम संख्या को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। और स्पिन क्वांटम संख्या को जो है स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के, ठीक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो औसत दूरी होती है, इलेक्ट्रॉन जिस कोश में घूम रहे हैं उन कोश की ऊर्जा और उप ऊर्जा स्तर तथा इलेक्ट्रॉनों की चक्रण करने की दिशा को निर्धारित करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम संख्या मुख्य मेन क्या, यही चार होती है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं या निम्न चार प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को बोलेंगे द्विगुणित क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट नंबर है, क्या मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है? पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक हम परमाणु की संरचना खींचेंगे। परमाणु की संरचना के सेंटर में क्या होगा? नाभिक होगा, और नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। मीन्स ये हो जाएगा आपका कोश हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी हम परमाणु के स्ट्रक्चर से हम या परमाणु की संरचना से हम समझते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जिसमें प्लस प्लस करके इंडिकेट किया गया है, इसको हम बोलते हैं नाभिक या बोलेंगे न्यूक्लियस। और ये जो आपका कोश लिखा है, कोश को हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। इनके नाम भी होते हैं के एल हो गया। ठीक है, और अगर होंगे तो जैसे के एल, इसके बाद जब कोश आएगा तो हो जाएगा एम, फिर उसके बाद में एन, फिर ओ, ऐसे ऐसे कोशों की संख्या क्या होगी? इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो ये जो नाभिक है और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके बीच की जो दूरी है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्टेंस को, और जो ये आपके कोश दिए गए हैं, चाहे वो एल कोश हो या के कोश हो, ठीक है, इसकी मुख्य ऊर्जा स्तर, किसको? मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या में आपको केवल दो चीजें ध्यान रखना है। क्या? फर्स्ट, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको, और इन कोशों की, मीन्स के कोश और एल कोश या इसके बाद भी जो कोश आएंगे, उनके मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर कोश हो गया है, ठीक है, कोश कौन कौन से होंगे, या इसी को हम बोले तो क्या होगा? शेल होगा। शेल हो जाएगा आपका के एल एम हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा। अब यहाँ इन कोशों के लिए जो n के मान होंगे वो क्या होगा? n के मान, पहला के लिए कितना होगा? 1, एल के लिए 2, और ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, जो ये n के मान है, अगर आप देखेंगे जो प्रावर्तित आवर्त सारणी है या जिसको हम बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसमें जितने भी आवर्त हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्त है। मीन्स पीरियड, पीरियड कितने हैं? 7 है। तो वो जो आवर्त बने हैं वो n की वैल्यू पर ही बनाए गए हैं। ठीक है,
हालांकि उसकी हम बात नहीं करते, किसी अदर वीडियो में हम जब हम वो चैप्टर कवर करेंगे मीन्स तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, तो उस चैप्टर में हम आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। हालांकि हमें क्या पढ़ना है, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या करता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो औसत दूरी होती है उसको, और ये जो कोश है कोश के मुख्य ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि वह मुख्य क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो किसी परमाणु के नाभिक और कोश के बीच की दूरी तथा कोशों के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, या उसको हम आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं किस पर, मुख्य क्वांटम संख्या के बाद में आएगा दिग्वंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। हेडिंग क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिग्वंशी क्वांटम संख्या। दिग्वंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? अगर हम बात करें दिग्वंशी क्वांटम संख्या की, तो दिग्वंशी क्वांटम संख्या हो जाएगा कि जो ये परमाणु है, परमाणु का क्या होता है, कोश होता है, और कोश में ही क्या होंगे, उपकोश होंगे, मीन्स एसपीडीएफ होगा। तो इस एसपीडीएफ का जो उप ऊर्जा स्तर होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए तथा उसके आकृति को प्रदर्शित करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दिग्वंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो आपके सबसेल हैं, सबसेल का मतलब क्या, उपकोश। ठीक है, उपकोश कौन कौन से आ जाएंगे, आ जाएगा आपका एस, पी आ जाएगा, डी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। इसके लिए एल का मान क्या होगा, एल का मान हो जाएगा एस के लिए हमेशा 0, और पी के लिए हो जाएगा 1, डी के लिए हो जाएगा 2, और एफ के लिए कितना हो जाएगा 3। ये वैल्यू जो मैं बताते चल रहा हूं अभी, आगे इसी पर आधारित जो न्यूमेरिकल होंगे उसको सॉल्व करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। इतनी बातें समझ में आ गई। मीन्स जो उपकोश है एस, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 0, पी के लिए 1 होगी, डी के लिए 2 होगी, एफ के लिए कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम अगले क्वांटम संख्या की बात करते हैं और उसका नाम है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करते हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन किस अभिविन्यास, किस कौन से ओरिएंटेशन में उपस्थित है, इसकी व्याख्या जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका, जैसे कह दिया जाए कि 2s कक्षक के लिए, 2s कक्षक मीन्स 2s1 कर देते हैं, ठीक है, के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें। ठीक है, चारों क्या, अभी हम 3 पढ़े हैं तो 3 ही करते हैं, के लिए तीनों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कक्षक दिया है, 2s1 दिया है। तो ये क्या है, ये ऑर्बिटल है, मीन्स उपकोश है। उपकोश के पहले जो भी नंबर लिखा गया होगा वही क्या होगा, स्मॉल n की वैल्यू होगी, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा यहाँ पर आगे कितना लिखा है 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, मीन्स जिसको हम बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा है, s। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमेशा s के लिए जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और p के लिए जो मान होगा वो क्या होगा 1, और d के लिए कितना हो जाएगा 2, और f के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपके सबसेल हैं और ये क्या है, L का मान है। अगर s ऑर्बिटल आपको मिला है तो उसकी L की वैल्यू 0 होगी, अगर यहाँ p ऑर्बिटल होगा तो इसकी L की वैल्यू 1 होगी, d के लिए 2 होगी, f के लिए 3 होगी। तो यहाँ L इज इक्वल कितना होगा, s ऑर्बिटल है तो s के लिए कितना हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, अगर हम m की वैल्यू देखें तो m की जो वैल्यू होती है, मीन्स जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो l की वैल्यू पर हमेशा डिपेंड करेगा। क्या होगा, l का मान पर ही डिपेंड करेगा। किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हमेशा l के मान पर निर्भर करता है।
अब इसके लिए देख लीजिए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या में क्या होगा। अगर L बराबर 1 आ गया तो M का जो मान होगा +1, 0, -1 होगा। ठीक है, मीन्स L का जो मान होगा वो M के लिए क्या लिखा जाएगा, +L, 0, -L। या इसी को आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -L, 0, +L। कहने का मतलब अगर L मिल गया है तो M का मान लिखना है तो +L से स्टार्ट करके कहां तक जाएंगे, -L तक। और अगर -L से आपने स्टार्ट किया है तो कहां तक जाएंगे, +L तक जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई है। जो L बराबर होगा उसी को हम क्या करेंगे, चाहे हम प्लस से स्टार्ट करके माइनस तक जाएं या -1, 0 और +1, मीन्स माइनस से स्टार्ट करके कहां तक जाएं, प्लस तक जाएं, दोनों आपका सही होता है। ठीक है, एक बात यहां पर हमेशा इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि जब कभी भी L का मान 0 होगा, ठीक है, उस कंडीशन में M का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर कभी भी L का मान क्या है, 0 है, तो M का मान हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि S के लिए जब कभी भी S ऑर्बिटल हो तो M का मान कितना होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि S ऑर्बिटल या S उपकोष के लिए L का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब L का मान 0 आ जाएगा तो M का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे L इज इक्वल कितना है, 0, तो M इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर यहां पर आ गया 2p1, ठीक है, कितना आ गया, 2p1, तो यहां पर क्या होगा, N इज इक्वल कितना आ जाएगा, 2। कैसे मिला, तो ये जो उपकोष है, उपकोष के पहले जो भी अंक लिखा है वही N का मान हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा। L की अगर हम वैल्यू रखें तो यहां पर P, S के लिए देखो क्या बताए थे, 0, और P के लिए कितना, 1, D के लिए 2। तो यहाँ p ऑर्बिटल है तो p के लिए मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब m की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1, ये l की वैल्यू 1 आई, और m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो m की जो वैल्यू होगी वो l के मान पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर चूंकि p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 सबसेल होते हैं, 3 उपकोष होते हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला यहाँ हो जाएगा। तो m का जो मान रखे, यहाँ +1 रखते हैं, 0 रखते हैं, यहाँ माइनस। आप चाहें तो यहाँ -1, 0, +1 कर देते हैं। अगर आप ये मान रखते हैं तो m बराबर जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसका मान कितना आएगा, +1 आएगा। और मान लीजिए अगर ये मान रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये m का जो मान होगा +1 या -1, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट किया है। बात समझ में आ गई है। अभी एक दो एग्जांपल और करवाते हैं, फिर उसके बाद में जितने भी आपके सारे डाउट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ, अभी इस वीडियो में बहुत कुछ भी है। चलिए एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया आपका 3D है, ठीक है, तो 3D कक्षक के लिए अगर कह दिया जाए तीनों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन आ गया, 3D कक्षक के लिए तीनों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। अभी 3 ही हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने केवल चुंबकीय क्वांटम संख्या तक पढ़ा है। अभी जब स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे तो हम चारों क्वांटम संख्याओं को भी मान यहाँ पर निकालेंगे और देखेंगे। तो यहाँ 3D कक्षक मिल गया तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ऑर्बिटल के पहले जो भी संख्या लिखी है वही क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या। L का मान अगर देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 2, क्योंकि D के लिए बताया गया है कि L का मान कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर M का मान अगर आपको दिखाना है तो M का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं तो आपको M के सारे मान लिखना होगा। मीन्स ये प्लस L इज इक्वल टू है तो इसको हम एक बार क्या करेंगे, प्लस से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, माइनस तक जाएंगे। तो हो जाएगा आपका क्या, +2, +1, 0, -1, -2 हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके m के मान। अगर आप प्लस से स्टार्ट करते हो तब भी सही है, और अगर आप माइनस से स्टार्ट करना चाहते हो तो -2, -1, 0, +1,
+2। ठीक है, ये भी मान हो जाएंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं लास्ट जो आपका है चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर उसको पढ़ने के बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है? मीन्स यहां पर क्या होगा कि परमाणु की अगर संरचना को हम ध्यान से देखेंगे तो परमाणु की संरचना में क्या होगा, नाभिक होगा, और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है। जैसे आप कभी लट्टू नचाए हो तो लट्टू में क्या होता है, वो जब नाचता रहता है तो अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, और जब वो अपना प्लेस चेंज करेगा तो वो अपने एक्सिस पे घूमते हुए वो प्लेस को चेंज करता है। तो सेम वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, अपने कोश में तो वो घूमता रहता है, साथ में वो क्या करेगा, अपने एक्सिस पर भी घूमेगा। ठीक है, मीन्स यहां पर क्या होगा, चक्रण जो क्वांटम संख्या होगी इसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा को बताया जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये अपने एक्सिस पर घूम रहा है, अगर इनका रोटेशन कैसा हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। कैसा हो जाए, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज हो जाएगा तो s की वैल्यू क्या होगी, +½ होगी। क्या होगी, +½ होगी। और अगर इसी इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। कैसा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। और जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और जब इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी। बस इस चक्रण क्वांटम संख्या में आपको इतना पढ़ना है, और चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आते हैं इस पर न्यूमेरिकल कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वांटम संख्या इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 100% फिक्स है कि आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेंगे। चाहे ये पूछ लिया जाए कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, किसी एक क्वांटम संख्या को उदाहरण दे करके स्पष्ट कीजिए, या तो आपसे पूछ लेगा कि न्यूमेरिकल दे देगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो हम अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ये हो गया कि अगर हम पहला क्वेश्चन उठाएं तो यहाँ कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 11 मीन्स परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अब इसी में पूछ लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्या, क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन आ गया, मीन्स आपको पता नहीं है कि परमाणु क्रमांक 11 कौन सा है। ठीक है, तो अब इसी में जो है दो क्वेश्चन बन गए। एक तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम करेंगे, और दूसरा क्या पूछ लिया, चारों क्वांटम संख्याओं या NLMS की वैल्यू पूछ लिया। तो दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में उसने डाल दिया है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना नहीं आता है तो मैंने इसके पहले जो है अफबाउ नियम को एक वीडियो में अपलोड करके बताया है, उस वीडियो को जा करके देखिए, और अफबाउ नियम से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे उसको सीखिए। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले सीख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर आपको करने में आसानी होगी। मीन्स अफबाउ नियम किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, उसको जब आप सीख लेंगे तो यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। अब देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में 2s, फिर क्या हो जाएगा 2p6। अब यहां तक अगर काउंट करें 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 6 ये, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। तो जब कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना होगा तो हमेशा अंतिम ऑर्बिटल का ही चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाले जाते हैं। तो ऑर्बिटल कौन सा मिला 3s1। अब इसकी n की वैल्यू निकालना है तो ऑर्बिटल के पहले कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या। l की वैल्यू निकालेंगे तो s के लिए हमने बताया था l की वैल्यू हमेशा कितनी होती है
जीरो होती है, और जब एल की वैल्यू जीरो होगी तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब एस देखते हैं, अब ये जो एस है इसके पास केवल एक उपकोष होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का हेड जो होगा ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ होगा तो ये रोटेशन कौन सा दिखाता है, क्लॉकवाइज। मींस अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे तो रोटेशन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और अगर रोटेशन इस तरह से नीचे की तरफ हेड है तो उसका रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज होगा तो एस की वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज होगा मीन्स नीचे की तरफ हेड होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ। मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब इसी के बाद में हम क्या करते हैं, प्रमाण क्रमांक 20 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे प्रमाण क्रमांक 20 है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें, 1s में, फिर कॉमा करेंगे, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा, फिर 3s2 हो जाएगा, फिर 3p6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना जाएगा, 4s2 हो जाएगा। अब देखते हैं कहां तक हुआ इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20। मीन्स लास्ट ऑर्बिटल क्या मिला, 4s2 मिला। अब 4s के लिए जो है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑर्बिटल पहले जो संख्या लिखी है वही क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। l की वैल्यू देखेंगे तो s ऑर्बिटल है, s के लिए l का मान कितना हो जाएगा, 0। s उपकोष के लिए l का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m की वैल्यू अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा। l की वैल्यू जब भी 0 होगी तो m की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0 रखेंगे। अब यहाँ पर है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी s की वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, मीन्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का हेड किधर है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद में जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रमाण क्रमांक दे देगा, और देने के बाद में फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछ लेगा। कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि निम्न कक्षकों के निम्न कक्षकों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या, चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। ठीक है, कौन कौन सा, पहला दे दिया 4d 5 दे दिया, दूसरा दे दिया 3p5 दे दिया, और क्या दे दिया 4f7 दे दिया। ठीक है, 3 करते हैं, फिर उसके बाद में अलग टाइप वाला बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो 4d5 के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। l का मान निकालेंगे तो l का मान जब यहाँ निकालेंगे किसके लिए, d उपकोष के लिए, तो d उपकोष के लिए l का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब m का मान निकालना है, ठीक है, तो d जो है d आपका हो जाएगा, डी आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, डी में होगा 5 उपकोष, 5 उपकोष होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हम ऐसा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये होगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए मीन्स पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम m की वैल्यू निकालेंगे। अब m की वैल्यू यहाँ पर जो लिखेंगे l बराबर 2 हो गया, तो चाहे आप प्लस से लिखें +2 +1 0 -1 -2, या आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हो, -2 -1 0 +1 +2। तो अगर ये आप लिखे हो तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। अगर आप इसको लिखे हैं तो आपका हो जाएगा +2 हो जाएगा। मीन्स m के 2 मान पॉसिबल होंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि उसका ओरिएंटेशन में मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में आप क्या दिए हो। ठीक है, तो m की वैल्यू अगर इधर से स्टार्ट की हो तो -2, और अगर इधर से स्टार्ट की हो तो +2। अब s की वैल्यू देखेंगे तो हेड किधर है, ऊपर की तरफ है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा s की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, 3p के लिए देखते हैं, 3p5, n इज इक्वल कितना हो जाएगा 3, l इज इक्वल कितना होगा 1, क्योंकि s के लिए l का मान 0
और P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए कितना है 3 है। तो L इज इक्वल 1 हो गया। P में 3 उपकोष होंगे, P में कितने होंगे 3, 1 2 और ये 3, और कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब M की वैल्यू आपको लिखना है, तो L इज इक्वल 1 हो गया, तो +1 0 -1। तो हमेशा जब भी आप M की वैल्यू निकालोगे किसके लिए निकालोगे, हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में क्या है 0, तो M इज इक्वल कितना हो जाएगा 0, और S की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा -हाफ। -हाफ क्या हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है नीचे की तरफ हेड है, मींस डाउन है, तो डाउन का मतलब ये हो गया कि एंटी क्लॉक रोटेशन में है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए S की वैल्यू क्या होती है -हाफ होती है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है आपका 4f7, क्या है 4f7 है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, l की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। f में जो उपकोषों की संख्या होती है वो 7 होता है। ठीक है, कितना होता है 7 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर दो कर देते, ये 6 हो जाएगा, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं। L का मान जब 3 है तो M का मान यहाँ लिखेंगे तो क्या +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 हो जाएगा। तो M की जो वैल्यू निकालेंगे हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका ये 7 इलेक्ट्रॉन होगा, और 7 के लिए M की वैल्यू कितनी है -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं S की वैल्यू। तो S की वैल्यू के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए +हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन क्वांटम संख्याओं पर जो आते हैं एग्जाम में, ये इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इसमें एक टाइप और है, वो भी आप देख लीजिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे आपको थोड़ा कम समझ में आया या वीडियो बेहतर रही। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लास्ट टाइप पढ़ते हैं न्यूमेरिकल का। लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है कि n बराबर 2 हो, क्या है n बराबर 2 हो तो शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो शेष में क्या बचेगा, शेष में आपका बच जाएगा l m और s के मान मिल जाएंगे। ठीक है, यही बचता है, तो इसी के मान निकालना है। तो जब n इज इक्वल 2 हो जाएगा तो यहाँ पर l के जो मान होंगे वो कितने होंगे, दो मान संभव होंगे। कौन कौन से, या तो L इज इक्वल 0 होगा, और या तो L इज इक्वल कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। n इज इक्वल जब 2 हो जाएगा तो L के दो मान संभव होंगे, एक L इज इक्वल 0, दूसरा क्या हो जाएगा L इज इक्वल 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब L इज इक्वल 0 हो तो M का मान क्या होगा 0 होगा। बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी, और S की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो ±हाफ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा ±हाफ। और सेकेंड है आपका L इज इक्वल 1, L इज इक्वल 1, तो M के लिए क्या मान होगा +1, 0 -1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम S की वैल्यू कितनी रखेंगे ±हाफ ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि n इज इक्वल 4। अगर n इज इक्वल 4 हो गया तो शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो मीन्स यहाँ पर जब n इज इक्वल 4 हो गया तो L के 4 मान संभव होंगे। ठीक है, L के कितने मान संभव होंगे 4 मान, मीन्स 0 हो जाएगा, 1 2 3, ये मान संभव होंगे। अब इसमें क्या होगा, जब क्या L इज इक्वल 0 हो तो M की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, वही नियम। S इज इक्वल क्या हो जाएगा ±हाफ, पहला ये हो गया। सेकेंड फिर क्या लिखेंगे, जब L इज इक्वल 1 हो तो M इज इक्वल कितना होगा +1, 0 -1 हो जाएगा। S की वैल्यू ±हाफ हो जाएगा। क्या लिखेंगे ±हाफ। थर्ड क्या होगा, जब L इज इक्वल 2 हो तो M इज इक्वल क्या होगा +2,
+1 0 -1 -2 हो जाएगा। क्लियर? एस की वैल्यू कितनी रखेंगे? एस की वैल्यू सेम वही ±½ अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सभी के लिए एस की वैल्यू ±½ क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन तो गिवन है नहीं, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी इलेक्ट्रॉन होता है, काल्पनिक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की हम कल्पना कर रहे हैं तो ये भी कल्पना कर सकते हैं कि उसका अपने एक्सिस पर जो रोटेशन होगा वो ये तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मीन्स दोनों मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर प्लस माइनस लिखा गया, ±½ करके। ठीक है, और क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन होगा कि मैंने यहां पर जो है हमेशा प्लस से स्टार्ट किया है ना, ये भी प्लस से, ये भी स्टार्ट से प्लस से स्टार्ट किया है। तो अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो माइनस से, तो माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है, दोनों आपका सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि n इज इक्वल जब यहाँ पर कितना हो, 3 हो, n इज इक्वल 3 हो तो इसके 3 मान संभव होंगे। कितने मान संभव होंगे? 3। मीन्स जब l इज इक्वल 0 होगा, l इज इक्वल 1 होगा और l इज इक्वल 2 होगा। समझने के लिए हम कैसे जान सकते हैं कि n इज इक्वल 3 है तो यहीं तक क्यों होगी? 3 का मतलब हो जाएगा 3 अंक। क्या देखना है आपको? 3 अंक। यहाँ पर 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 अंक। और वो अंक 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक? जहां तक जाए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। ठीक है, और यहाँ 3 लिखा है तो इसके 3, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर L इज इक्वल कितना आ गया? 0, तो M की वैल्यू कितनी होगी? 0। S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ±½ हो जाएगा। L इज इक्वल 1 हो गया है तो M इज इक्वल कितना होगा? अब इसको माइनस से स्टार्ट करते हैं, -1 0 कॉमा +1 हो जाएगा। S की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ±½ हो जाएगा। L इज इक्वल 2 है तो M इज इक्वल क्या होगा? -2 -1 0 +1 और क्या हो जाएगा? +2 और S इज इक्वल हो जाएगा ±½ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये न्यूमेरिकल्स, ये आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जैसे यहाँ पर दे दिया L इज इक्वल 2 और L इज इक्वल 1 दे दिया, तो इससे कौन सा कक्षक संभव है? तो आपको सिंपली करना है, n इज इक्वल 2 लिखा है तो 2 कर दो, L इज इक्वल 1 लिखा है तो 1 के लिए उपकोष कौन सा होता है? P होता है, तो मिल गया कौन सा? 2p कक्षक मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो, n इज इक्वल अगर 4 लिखा है और L इज इक्वल अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो n 4 है तो 4 कर दिए। अब L इज इक्वल 3 है तो आपको पता होना चाहिए S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए कितना होता है? 3 होता है। तो L इज इक्वल F के लिए 3 लिखा है तो यहाँ पर F कर दो तो 4F कक्षक संभव है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए, एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि जैसे क्या हुआ कि अगर दे दिया कि n इज इक्वल 3 है तो m के कुल कितने मान संभव होंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? एक फार्मूले का यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं n स्क्वायर। क्या बोलते हैं? n स्क्वायर। जैसे n इज इक्वल 3 दे दिया जाए तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 9। मीन्स n बराबर जब 3 होगा तो m के कुल कितने मान संभव होंगे? 9 मान संभव होंगे। ठीक है, 9। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर n इज इक्वल 3 है तो m का एक मान ये निकाला गया है, दूसरा क्या निकाला गया है? ये मान निकाला गया है और तीसरा ये मान निकाला गया है। तो इस मान में देखेंगे तो ये कितना है? ये है आपका 5 और ये है आपका 3 और ये है आपका 1। तो 5 3 8 1 9। तो n इज इक्वल जब 3 होगा तो m के कुल कितने मान संभव है? 9 है। अगर इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया गया है कि n इज इक्वल 4 तो m के कितने मान संभव हैं? तो कितना हो जाएगा? 16। कैसे पता चला? यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया n स्क्वायर से। ठीक है, और जब n इज इक्वल 4 के पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। n इज इक्वल 4 दिया है तो इसके एक मान ये हो जाएगा, दूसरा मान आपका ये हो जाएगा और तीसरा मान आपका ये हो जाएगा। अच्छा, n बराबर 3 तो निकाले ही नहीं है, चलो उसके लिए भी देख लो। n इज इक्वल जब 3 होगा, ठीक है, सॉरी, l इज इक्वल जब 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? m इज इक्वल हो जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2
-3 हो जाएगा। तो एक मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मान है? 3 3 6 7, 7 मान यहाँ है और 5 मान यहाँ है, 3 मान यहाँ है, 1 मान यहाँ है। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16। तो अगर n इज इक्वल 4 दिया है तो m के कुल कितने मान होंगे? m के कुल कितने मान होंगे? 16 मान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। और अपने वीडियो को यहीं पर हम करते हैं एंड, और मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।